हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं पीटी 365 लेक्चर 2 पार्ट बी होगा ये। इससे पहले पहला लेक्चर आ चुका है और ये पूरी प्लेलिस्ट है, पहला और सेकंड लेक्चर, जो कि डिवाइडेड है कुछ पार्ट्स में। हम एयर पोल्यूशन को देख रहे थे, उस मतलब पोल्यूशन की बात कर रहे थे। हमने लास्ट लेक्चर में एयर पोल्यूशन कवर करा, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो और प्लेलिस्ट है पूरी। यहाँ पे वाटर पोल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। वाटर पोल्यूशन और कंजर्वेशन क्या है, तो यहाँ पे पहली न्यूज़ जो है वो है मैरीन प्लास्टिक पोल्यूशन। एक रिपोर्ट जिसका टाइटल था ब्रेकिंग द प्लास्टिक वेव। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट है जो कि टुवर्ड्स स्टॉपिंग ओशन प्लास्टिक पोल्यूशन, ठीक है। और ये पब्लिश करी गई थी प्यू चैरिटेबल ट्रस्ट और पार्टनरशिप इनके थी सिस्टम IQ लिमिटेड। तो दो लोग हैं, प्यू चैरिटेबल ट्रस्ट प्लस सिस्टम IQ लिमिटेड। हाईलाइट क्या है रिपोर्ट की, क्यों एनुअल फ्लो जो प्लास्टिक का होता है ओशन में वो ट्रिपल हो सकता है 2040 तक, और वो जा सकता है 29 मिलियन मेट्रिक टन पर ईयर अगर इमीडिएट एक्शन नहीं लिया तो। वेस्ट प्लास्टिक 80% मरीन डिब्रीज अकाउंट करते हैं जो सरफेस वाटर में पाया जाता है और डीप सी सेडिमेंट्स में पाया जाता है। प्लास्टिक जो है डिटेक्ट हुआ है शोर लाइन्स पे हर कॉन्टिनेंट पे, और यहाँ पे प्लास्टिक मटेरियल फाउंड हुआ है जहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा है और जहाँ डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ है। तो ये एक नेगेटिव चीज़ है कि टूरिस्ट जाते हैं वहाँ पे कचरा करके आ जाते हैं। सोर्स ऑफ प्लास्टिक एक मेजर सोर्स है। जो मरीन प्लास्टिक जो है वो लैंड बेस्ड होती है, अर्बन स्टॉर्म रन ऑफ से आ जाती है, या सीवर ओवरफ्लो से आ जाती है, बीच विजिटर्स से आ सकती है जो लोग घूम रहे होते हैं उधर। इनएडुकेट वेस्ट डिस्पोजल मैनेजमेंट होती है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, कंस्ट्रक्शन और इलीगल डंपिंग। ओशन बेस्ड प्लास्टिक जो ओरिजिनेट होता है बेसिकली फिशिंग इंडस्ट्री से होता है, नॉटिकल एक्टिविटीज से होता है और एक्वा कल्चर से होता है। और इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगता है प्लास्टिक को, सबको ही पता है कि डिकम्पोज होने में। वो इम्पैक्ट करता है आपका मरीन लाइफ, ओशन हेल्थ, कोस्टल टूरिज्म और इवन ह्यूमन हेल्थ को, और ये ह्यूमन फूड चेन में आ जाता है। इफेक्ट्स है इंटरनेशनल लेवल पे 1972 में कन्वेंशन हुआ था प्रिवेंशन ऑफ मरीन पोल्यूशन, जो डंप होता है वेस्ट और अदर मैटर, जिसको लंदन कन्वेंशन बुलाता है। 1978 में एक प्रोटोकॉल वो आया था जो कि इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम शिप्स, मार्पोल, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब पहले बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक समझ लेते हैं, फिर हम इंडिया का इनिशिएटिव देखते हैं। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक वो डिग्रेडेड होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड या बायोमास होते हैं अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, जो डिपेंड करते हैं बहुत सारे फैक्टर्स पर, जैसे टेम्परेचर या मॉइस्चर कितना है। प्रॉमिसिंग ऑल्टरनेटिव होते हैं कन्वेंशनल प्लास्टिक के जो राइट कंडीशन के अंदर आते हैं, बट जो कंडीशन नहीं होती फाउंड नेचुरल एनवायरनमेंट और ओशन में। ये एनर्जी इंटेंसिव और एक्सपेंसिव होते हैं प्रोड्यूस करने में, और आइडियल कंडीशन बायोडिग्रेडेबल की बहुत ही मतलब ये क्रिटिकली इशू को रिजॉल्व नहीं करती, जैसे इंटैंगलमेंट हो जाता है या इंजेक्शन हो जाता है मरीन एनिमल्स में, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है माइक्रो प्लास्टिक, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या होता है अगर जैसे मान लो इन्फ्लुएंस होता है सोलर UV रेडिएशन का, विंड करंट्स और बड़े सारे नेचुरल फैक्टर्स की वजह से जो प्लास्टिक है वो फ्रेगमेंट होता है स्मॉल पार्टिकल्स पे, जिसको माइक्रो पार्टिकल्स बोला जाता है। ये पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, 5 mm से भी छोटे होते हैं, या नैनो पार्टिकल ने बोलते हैं, जो स्मॉलर होते हैं देन 100 nm। डिस्पोज करते हैं प्लास्टिक इवन मतलब बहुत ज़्यादा गहराई तक जाते हैं और डीप इन द ओशन जाते हैं पूरा, जो कि इन्वेट करती है हैबिटेट और आपका बहुत इम्पॉसिबल होता है रिट्रीव करने के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। माइक्रो बीड्स मैन्युफैक्चर होते हैं सॉलिड प्लास्टिक पार्टिकल से, जो कि लेस देन 1 मिलीमीटर होता है। अब इंडिया का एफर्ट्स देख लेते हैं इंडिया का, कि इंडिया ने कैसे डील करा है मरीन पोल्यूशन से।
इंडिया है सिग्नेटरी मार्पोल का, जो हमने पहले देखा है 1978 का इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम शिप्स। इसके साथ साथ ही प्रिवेंशन ऑफ मरीन पोल्यूशन जो डील करता है मर्चेंट शिपिंग रूल्स 2009, और यहाँ पे मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 के अंडर ये आता है। पीरियोडिक सर्वे होता है इंडियन फ्लैग वेसल का, जो कि इंश्योर करता है कंप्लाइंस। फॉरेन वेसल जो है इंस्पेक्ट होते हैं पोर्ट स्टेशन इंस्पेक्टर के द्वारा, और हैवी पेनल्टी लगती है अगर वो कंप्लाइंस नहीं करते, मतलब उसके रूल के साथ काम नहीं करते। तो गवर्नमेंट ने अनाउंस करे बड़े सारे स्टेप्स ताकि वो फेज आउट करे सिंगल यूज़ प्लास्टिक, जो कि गोल है कि कंट्री रिड्यूस कर दे प्लास्टिक फुटप्रिंट। किसके अंडर? प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2018। BIS आया है इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, जो बात करता है प्लास्टिक माइक्रोबीट जो इसका डायमीटर 5 mm से कम हो, वो इंसॉल्युबल है वाटर में। सॉलिड प्लास्टिक पार्टिकल्स है जो एक्सप्लोरेट होते हैं या क्लीन होते हैं, क्लेंस होते हैं पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में, वो बैंड है। लास्ट जो पॉइंट है वो है स्टेट इनिशिएटिव। केरला शुचिता मिशन जो है, इसके अंडर फिशरमैन एंगेज जो हैं वो उनको फ़िश नहीं मिल रही बट प्लास्टिक मिल रहा है, या तो वो स्टक हो जाते हैं फिशिंग नेट्स पे या फ्लोट करते हैं सी में। लास्ट 10 मंथ्स की बात करूं तो उनने लॉन्च कराई ये चीज़, और ये मैनेज कर पाए हैं कि वो रिकवर करें 25 टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट है ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने नोटिफाई करा है गाइडलाइंस जो रेगुलेट करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर। पहले हम ग्राउंड वाटर यूसेज की बात कर लेते हैं, फिर न्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान देंगे। ग्राउंड वाटर यूसेज इंडिया यूज़ करता है मोस्ट ग्राउंड वाटर इन द वर्ल्ड, जो कि एक्सट्रैक्ट करता है 253 BCM बिलियन क्यूबिक मीटर्स पर ईयर। ये बनता है अप्रॉक्सीमेटली 25% ग्लोबल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। 90% अगर बात करूँ एनुअल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन जो इंडिया में होता है वो इरिगेशन पर्पस के लिए होता है। बाकी 10% जो होता है वो ड्रिंकिंग और डोमेस्टिक के लिए होता है या इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए होता है। अगर बात करें असेसमेंट यूनिट की तो 6881 आउट ऑफ टोटल में 17% जो है कैटेगराइज है ओवर एक्सप्लॉइटेड, मतलब कि ज़्यादा एक्सट्रैक्शन हो रहा है देन रिचार्ज। 5% है क्रिटिकल एक्सट्रैक्शन जो कि 90 to 100% रहता है कि जो रिचार्ज कर रहे हो। 14% होता है सेमी क्रिटिकल जो कि एक्सट्रैक्शन होता है 70 to 90%, और 63% होता है सेफ। मेजॉरिटी ऑफ ओवर एक्सप्लॉइटेड यूनिट्स जो हैं वो आपके इन पार्ट्स में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु। गाइडलाइंस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे NOC मिलता है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो मैंडेटरी है नई और एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री के लिए, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए और प्राइवेट वाटर सप्लाई टैंकर्स के लिए कि वो जो विड्रॉ कर रहे हैं उसका होना चाहिए ग्राउंड वाटर से। प्रोजेक्ट जो फॉल कर रहे हैं विद इन 500 मीटर्स जो कि डिमार्केटेड वेटलैंड एरिया है उनको मैंडेटरीली सबमिट करना है एक डिटेल प्रपोजल जो कि इंडिकेट करते हैं ग्राउंड वाटर एब्स्ट्रैक्शन जो इफेक्ट ना करे वेटलैंड एरियाज़ को। इंस्टॉलेशन डिजिटल वाटर फ्लो मीटर्स मैंडेटरी कर दिया गया है जो कि NOC सीख कर रहे हैं। अच्छा, कैटेगरीज कौन कौन से एग्जाम्प्ट है उसके बारे में बात करने वाले हैं, बस इसको लास्ट देख के। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ऑथराइज कर रही है कि वो इन्फोर्समेंट मेजर ले, जैसे पहला है सीलिंग करे एब्स्ट्रैक्शन स्ट्रक्चर, सेकेंड है प्रोसिक्यूट करे जो वायलेट कर रहे हैं, अगर कंप्लायंस नहीं कर रहे तो पेनल्टी 50,000 से लेकर 10 लाख तक की जा सकती है। कैटेगरीज जो एग्जेम्प्ट होती है फ्रॉम गेटिंग NOC, पहली है इंडिविजुअल डोमेस्टिक कंज्यूमर जो रूरल अर्बन एरियाज में है, सेकेंड है रूरल ड्रिंकिंग वाटर स्कीम, थर्ड है आर्म फोर्सेज और या CAPF जो कि रूरल और अर्बन एरियाज में, फोर्थ है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ और फिफ्थ है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज जो कि ड्रॉ कर रहे हैं लेस देन 10 क्यूबिक मीटर पर डे। ठीक है, रेगुलेटरी बॉडी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, पहला है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी जो कि हमने देखा कमीशन हुआ है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर, रेगुलेट करती है इस चीज़ को, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को। सेंट्रल वाटर कमीशन इंपॉर्टेंट है, ये भी अटैच ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के साथ, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इनिशिएट करे, कोऑर्डिनेट करे
और कंट्रोल कंजर्वेशन पे देखिए वाटर रिसोर्सेज का कंट्री में, और ये कंसल्ट करिए स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी। जो स्कीम्स है वो रिलेट हो सकती है फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन, नेविगेशन और बड़ी सारी चीज़ें। रिलेटेड न्यूज़ की बात करूँ तो इंडिया वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च करा है ये वर्जन, इंडिया WRIS वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये एक वेब पोर्टल है जो कि इंफॉर्मेशन देता है वाटर रिसोर्स का, और वो डैशबोर्ड्स जो होते हैं जो इंडिकेट करता है रेनफॉल, वाटर लेवल्स, डिस्चार्ज ऑफ रिवर्स, वाटर बॉडीज, ग्राउंड वाटर लेवल्स और बड़ी सारी चीज़ें। और यहाँ पे ये लॉन्च हुआ था 2019 में, मतलब 2 साल पहले, और ये हुआ था नेशनल हाइड्रोलॉजिकल प्रोजेक्ट के अंडर। नेशनल वाटर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो है मेंटेन करता है इसको और अपडेट करता है इंडिया का WRIS, तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज ZLD। सेंटर एग्जामिन कर रहा है बड़े सारे ऑप्शन जो कंट्री को फॉरवर्ड ले जा रहे हैं ZLD पॉलिसी में, और बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ZLD क्या है? एक वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस है जो रिसर्कुलेट करता है वाटर को ज़ीरो, एक प्रोसेस होता है जहाँ पे वाटर को ज़ीरो लिक्विड वेस्ट में बनाया जाता है। ZLD सिस्टम इन्वॉल्व करता है एडवांस वेस्ट वाटर टेक्नोलॉजी जो ट्रीट करता है वाटर को सर्टेन लेवल्स पे और रीयूज़ करता है सेम कंपनी में। तो यहाँ पे कुछ आपको डायग्राम दिख रहा है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस। तो आप देख सकते हो वेस्ट वाटर आता है और फिर सॉफ्ट होता है, फिल्ट्रेशन होती है उसकी, आयन एक्सचेंज होता है, pH एडजस्टेशन, डी एरेशन होता है, प्री ट्रीटमेंट होता है, फिर वो RO में जाता है, RO से फिर ब्राइन कंसनट्रेटर पे आता है, फिर ब्राइन क्रिस्टलाइजेशन होता है, और फिर वो रीयूज़ होता है या वो इवेपोरेट होता है पॉन्ड में, या ये सॉलिड रिकवरी पर चला जाता है। कंपोनेंट क्या है ZLD सिस्टम के? पहला है वेस्ट वाटर जो फिल्टर होता है मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी के साथ होता है, जैसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। सेकंड है सेपरेट वाटर होता है जो रीयूज होता है, और जो कॉन्सेंट्रेटेड पोल्यूटेड स्ट्रीम है वो फर्दर ट्रीट होता है। प्री ट्रीटमेंट फिजियोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल के बाद आपका RO मेम्ब्रेन प्रोसेस में चले जाते हैं जहाँ पे रिमूव होता है कंटेनमेंट्स अनफिल्टर वाटर से या फेड वाटर से। हाई जब प्रेशर फोर्सेस इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बनाते हैं, और उसके बाद RO के बाद एवापोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में कंसंट्रेशन जो एंटर करता है ब्राइन कॉन्सेंट्रेटर में वो मैकेनिकल एवापोरेट कर देता है, जो कि यूज़ करता है हीट को, कॉम्बिनेशन ऑफ हीट और वेपर कंप्रेशन को, जिसकी वजह से वेट स्लज बनता है। क्रिस्टलाइजेशन एक और प्रोसेस है जो कन्वर्ट करता है स्लज को सॉलिड वेस्ट में, और यहाँ पे हाई प्रेशर स्ट्रीम यूज़ होती है। इससे क्या होता है क्लीन वाटर निकलता है रीयूज़ के लिए, तो ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट बन जाता है इसलिए। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है सॉलिड वेस्ट पे। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज ने रिलीज़ करा एक ड्राफ्ट जो बात करता है यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क फॉर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर प्लास्टिक वेस्ट रूल्स मैनेजमेंट जो है 2016 का। तो ये प्लास्टिक वेस्ट की बात कर रहा है और यहाँ पे एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेमवर्क की बात कर रहा है। तो ये क्या है समझ लेते हैं। EPR एक स्ट्रैटेजी है जो प्रमोट करता है रीयूज, रिसाइकिल और इको फ्रेंडली डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, असाइन करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्पोजल ऑफ वेस्ट को मैन्युफैक्चरर्स और प्रोड्यूसर्स को। EPR फ्रेमवर्क जो है PWMR 2016 का उन्हें प्रपोज करा है 3 मॉडल। पहला है प्लास्टिक क्रेडिट मॉडल, जहाँ पर प्रोड्यूसर रिक्वायर्ड नहीं है रिसाइकिल करने के लिए उनकी पैकेजिंग को, बट वो इंश्योर करते हैं कुछ ऐसा कुछ हो जहाँ पे अमाउंट ऑफ पैकेजिंग जो वेस्ट का हो वो रिकवर हो जाए, रिसाइकिल हो जाए और ऑब्लिगेशन को मीट कर ले। प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर्स एक्सचेंज कर सकते हैं प्लास्टिक क्रेडिट को फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए एक प्राइस पे, और अदर जो टर्म्स है वो नेगोशिएट हो सकते हैं उनके बीच में। सेकेंड है प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन PRO, इसके अंडर ऑर्गेनाइजेशन मैनेज कर सकता है वेस्ट को ऑन बिहाफ ऑफ प्रोड्यूसर। सेकेंड है म्यूनिसिपल बॉडी रजिस्टर होती है PRO और या वेस्ट ऑफ कलेक्टर। थर्ड है यहाँ पे नेशनल PRO एडवाइजरी कमेटी है जो गवर्न करती है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को कंट्री में।
थर्ड है फ्री बेस मैनेजमेंट मैकेनिज्म जो है, इसके अंडर प्रोड्यूसर कंट्रीब्यूट करेंगे ईपीआर फंड में सेंट्रल लेवल पे, और हर प्रोड्यूसर को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा जनरेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, वाइस वर्सा इफेक्ट्स रिक्वायर्ड। इसके साथ साथ एस्क्रो अकाउंट जो है मैनेज करा जाता है स्पेशल पर्पस व्हीकल, जहाँ पे प्राइवेट और अदर स्टेक होल्डर्स मेंबर बन सकते हैं, और प्रोविजन जो इम्पोज करते हैं पेनल्टीज अगर वो फेल्ड हो तो इम्पोजिशन हो सकता है। मॉनिटर का सिस्टम बता दूं तो यहाँ पे एंटायर मैकेनिज्म जो ईपीआर का है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंडर, जो हमने देखा था ऊपर जाके। अब यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये आता है कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स क्या है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2060 जो अमेंड हुआ था 2018 में, वो डिफाइन करता है पहला मिनिमम थिकनेस कितनी होनी चाहिए प्लास्टिक बैग्स की, 50 माइक्रोन्स होनी चाहिए। इससे क्या होगा, इंक्रीज होगा कॉस्ट में, और ये टेंडेंसी जो आएगी कि फ्री कैरी बैग्स प्रोवाइड करेंगे वो कम हो जाएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी या फाइनेंशियल या फिजिकल जो लोकल बॉडीज़ का है, यहाँ पे रूरल एरियाज़ को ब्रॉड आउट कर रहा है रूल्स के अंडर, सिंस प्लास्टिक जो है वो रूरल एरियाज तक भी जाता है। ग्राम सभा में रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आपको इम्प्लीमेंट करना है। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, जहाँ प्रोड्यूसर और ब्रांड ओनर्स रिस्पॉन्सिबल है अगर वो कलेक्ट करते हैं वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट्स। प्रोड्यूसर्स जो है वो उनको एक रिकॉर्ड रखना पड़ेगा वेंडर्स का, जिनको वो सप्लाई कर रहे हैं रॉ मटेरियल्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इससे क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग कब होगी इन सेक्टर की जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी वेस्ट जनरेटर, इसके हिसाब से जितने भी इंस्टीट्यूशनल जनरेटर्स है प्लास्टिक वेस्ट के, वो सेग्रीगेट होना चाहिए और एक जगह स्टोर होनी चाहिए एज पर जो रूल्स हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, और हैंड ओवर होना चाहिए सेग्रीगेटेड वेस्ट जो कि ऑथराइज करे वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटीज़। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स और रिटेलर्स। स्ट्रीट वेंडर्स वो होते हैं जो आपको दिखते ही हैं, मतलब जैसे दुकान से बाहर जो क्या कहते हैं उसको रेडी लगाते हैं, उनको ये बात कर रहा है। और रिटेलर्स जो आपको रिटेल शॉप ओनर्स की बात कर रहा है, उनको नहीं प्रोवाइड करेंगे कैरी बैग्स, या अगर दिखता है मतलब वो अगर सप्लाई कर रहे हैं तो फाइन इम्पोज हो जाएगा। जो रजिस्टर्ड शॉपकीपर्स है अगर वो पेमेंट कर रहे हैं रजिस्टर फ्री लोकल बॉडीज़ को, तो वो अलाउ रखेंगे कि प्लास्टिक कैरी बैग्स रख सकते हैं ऑन चार्ज, वरना नहीं। प्रमोट करेंगे यूज़ ऑफ प्लास्टिक फॉर रोड कंस्ट्रक्शन और एनर्जी रिकवरी। सेकेंड लास्ट है सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जो रजिस्ट्रेशन के लिए होगा प्रोड्यूसर इंपोर्टर ओनर का। फेजिंग आउट है मल्टी लेयर प्लास्टिक का MLP, जो कि नॉन रिसाइकेबल और नॉन एनर्जी रिकवरी है, या उसमें कुछ भी ऑल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज़ है मेडिकल वेस्ट पे। यहाँ पे PCB जो है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने रिवाइज कराई गाइडलाइंस बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो जनरेट होते हैं कोविड-19 की वजह से। गाइडलाइंस जो इशू करी है उसका टाइटल है गाइडलाइंस फॉर हैंडलिंग ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग ट्रीटमेंट डायग्नोसिस क्वारंटीन ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स। ये इशू आया है क्योंकि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अंडर गाइडलाइंस जो एप्लीकेबल है वो हर स्टेक होल्डर्स पे एप्लीकेबल है, जो इंक्लूड करता है आइसोलेशन वार्ड्स, क्वारंटीन सेंटर्स, सैंपल कलेक्शन सेंटर्स, लेबॉर्ट्रीज, अर्बन लोकल बॉडीज़ और कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट और डिस्पोजल फैसिलिटीज़। बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है समझ लेते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट वो वेस्ट होता है जो ह्यूमन और एनिमल एंटोमिकल वेस्ट होता है, जिससे जो मतलब जैसे सिरिंज हो गए, नीडल्स हो गए, या ट्रीटमेंट अपैरेंटस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, या कोई भी मटेरियल जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में यूज़ होता है जब वो ट्रीट कर रहे हैं पेशेंट को, तो यहाँ पे वो PPE किट भी आ जाता है। जो वेस्ट जनरली डायग्नोस के दौरान यूज़ होता है, ट्रीटमेंट इम्यूनाइजेशन हॉस्पिटल में यूज़ होता है, तो उसकी बात कर रहा है। गाइडलाइंस क्या है कोविड-19 बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की? पहला है कलेक्शन एंड सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट। पहला इसके अंडर ये है कि डेडिकेटेड ट्रॉलीज और कलेक्शन बिन्स होंगे जो कि कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड्स में होंगी, और उनको लेबल करा जाएगा कोविड-19 वेस्ट, जो कि उन आइटम्स में जाएगा। सेकेंड है डिप्यूट डेडिकेटेड सैनिटेशन वर्कर्स जो सेपरेटली होंगे बायोमेडिकल वेस्ट के लिए, और जनरल सॉलिड वेस्ट जो है वो कलेक्ट होंगे और ट्रांसफर होंगे टेम्पररी वेस्ट स्टोरेज एरिया में। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ट्रांसपोर्टेशन और डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। तो कोविड-19 गार्बेज जो है कलेक्ट होगा और उसको सेपरेट व्हीकल में प्रॉपरली डिस्पोज होगा,
जो बायोमेडिकल वेस्ट होगा, आइदर ये होगा या CBWTF होगा, या वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स में जाएंगे। जो भी हो यहाँ पे स्टेरलाइज होंगे ये, और फॉर श्रेडिंग और रिसाइकिल, और या तो बर्न करेंगे ताकि प्रोड्यूस करे एनर्जी। क्वांटिफिकेशन और ट्रैकिंग की बात करें तो ये मूवमेंट जो कोविड-19 का वेस्ट है वो कैरिड आउट होगा क्वारंटीन सेंटर्स में, किसके थ्रू, CBCB के थ्रू, CPCB के थ्रू, जो कि है बायोमेडिकल वेस्ट ट्रैकिंग मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, जो कि है कोविड BWM। रोल ऑफ नोडल अथॉरिटीज़ क्या है, ये डेजिग्नेट करता है नोडल ऑफिसर्स को बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के हॉस्पिटल में, और रिस्पॉन्सिबल ठहराता है इनको, और इनको ट्रेन करता है कि कैसे हैंडल करे वेस्ट को, जो कि प्रिवेंट कर सकते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स ये सेम ही चीज़ है, बस इसमें थोड़ी सी चीज़ बदली है। जैसे आप देख सकते हो, पहला प्रिवेंशन ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट, यहाँ पे वेस्ट जनरेटेड जो लेबॉर्ट्रीज होती हैं या किसी वेस्ट जनरेट हो रहा है माइक्रो बायोलॉजिकल वेस्ट ब्लड सैंपल्स में और बड़ी सारी जगह में, वो प्री ट्रीटेड होंगे किस प्रोसेस के थ्रू, डिसइंफेक्शन या स्टेरिलाइजेशन ऑन साइट मैनर में, जो कि WHO ने प्रिस्क्राइब करा है। सेकेंड है फेज आउट होंगे क्लोरिनेट प्लास्टिक बैग्स, ग्लव्स और ब्लड बैग्स। थर्ड है बेटर सेग्रीगेशन होगा यहाँ पे, जो कि बायोमेडिकल वेस्ट कैसे होगा, बेटर सेग्रीगेशन 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। पहला होगा अनट्रीटेड ह्यूमन एंटोमोलिकल वेस्ट, सेकेंड है एनिमल एंटोमोलिकल वेस्ट, और थर्ड है सॉलिड वेस्ट और बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट। ठीक है। स्टोरेज ऑफ वेस्ट, प्रोविजन विद द प्रीमाइसिस जो है सेफ रहना चाहिए, वेंटिलेटेड रहना चाहिए, सिक्योर लोकेशन होना चाहिए। स्टोरेज ऑफ सेग्रीगेटेड बायोमेडिकल वेस्ट फोर्थ पॉइंट है जो हमने कवर कर लिया है। फिफ्थ पॉइंट पे बढ़ रहा है जो है ट्रेनिंग एंड इम्यूनाइजेशन। यहाँ पे रेगुलर ट्रेनिंग होगी हेल्थ केयर वर्कर्स की और इम्यूनाइज करा जाएगा हेल्थ वर्कर्स को। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ट्रांसपोर्टेशन होगी और हैंडलिंग होगी। इंश्योर करता है बायोमेडिकल वेस्ट जो कलेक्ट करते हैं ऑक्यूपायर्स को और ट्रांसपोर्ट होते हैं। हैंडल, स्टोर, ट्रीटमेंट, डिस्पोज, कोई भी इसमें एडवर्स इफेक्ट नहीं आएगा ह्यूमन हेल्थ को और एनवायरनमेंट को। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रोसीजर ऑफ डिस्पोजल। बायोमेडिकल वेस्ट जो है सेग्रीगेट होगा कलर्ड बैग्स पे, येलो, रेड, वाइट, ब्लू, जो कि होगा कैटेगरी ऑफ द वेस्ट। ये स्टोर करेगा अप टू 48 आवर्स। उसके बाद क्या होगा, या तो ट्रीट होगा या वो इंसोइड साइट पे होगा या कलेक्ट होगा वर्कर्स के द्वारा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो रिकॉर्ड करता है मेंटेनेंस एंड मॉनिटरिंग। मेंटेन और अपडेट बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रजिस्टर जो होता है रिकॉर्ड फॉर ऑपरेशन ऑफ इंसिनरेशन, हाइड्रो ऑटोक्लेविंग। ये रिव्यू करेगा, मॉनिटर करेगा बड़ी सारी एक्टिविटीज़ वो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट थ्रू कमेटी के थ्रू होगा। इस्टेब्लिश करेगा GPS और बार कोडिंग फैसिलिटीज़ जो कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैकल्टी में आता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020। इम्पॉर्टेंट है ये क्योंकि ये कोलैबोरेटिव प्रोडक्ट है ग्लोबल ई वेस्ट स्टैटिस्टिक पार्टनरशिप। सेकेंड है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन एंड इंटरनेशनल सॉलिड वेस्ट एसोसिएशन जो रिलीज हुआ है विद कोलैबोरेशन विद UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का। तो ई वेस्ट क्या है? ई वेस्ट आपको सबको पता है जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है। बड़े सारे आइटम्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक के और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट या उसके जो पार्ट्स है डिस्कार्ड होते हैं उसको वेस्ट बोला जाता है और वो रीयूज नहीं होते, वो होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। कॉमन हजार्डस मटेरियल जो फाउंड कराता है ई वेस्ट में उसमें आता है हैवी मेटल्स जैसे मर्करी, लेड, कार्डियम और केमिकल्स आते हैं CFC। ई वेस्ट मैनेजमेंट 2060 की बात करूं तो ये एप्लीकेबल है हर स्टेक होल्डर्स पे, जैसे प्रोड्यूसर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन, कंज्यूमर्स, डिसमेंटलर्स, रिसाइकल्स, डीलर्स, मैन्युफैक्चरर्स। और इनका जो अडॉप्शन है वो कलेक्शन मैकेनिज्म बेस्ड अप्रोच पे होता है जो इंक्लूड करता है कलेक्शन सेंटर्स, कलेक्शन पॉइंट और टेक बैक सिस्टम जो कि कलेक्ट करा जाता है प्रोड्यूसर अंडर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो रीजन और स्टेटस ऑफ ई वेस्ट में दिखाया है कि 53.6 मिलियन टन का होता होगा आई थिंक
यहाँ पे USA, चाइना और इंडिया का नाम है। चाइना बहुत ज़्यादा ही है सर, USA दिख रहा है, उसके बाद इंडिया दिख रहा है। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि एनुअल ग्रोथ की वजह से ई वेस्ट पे कितना राइज कर गया है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, हाई लेवल ऑफ डिस्पोजल इनकम और अर्बनाइजेशन की वजह से बहुत बढ़ गया है ई वेस्ट भी। एनुअल ग्रोथ की बात करें तो ट्रिपल ई की 2.5 MT होता है और ई वेस्ट का 9.2 होता है मिलियन टन सिंस 2040। और उसमें हाई कंजम्पशन रेट्स आता है ई ट्रिपल ई, शॉर्ट लाइफ साइकिल्स और फ्यू रिपेयर ऑप्शंस। अच्छा, इसमें क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं? कंपोनेंट्स जो स्पेयर पार्ट्स के होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। मर्क्यूरी कंटेन करता है लैम्प, जैसे CFL जो इसमें इंक्लूड होता है। तभी LED के बारे में बात करें कि LED होना चाहिए, LED हर जगह करवाई गई है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये इंटरेस्ट बेयरिंग डिपॉजिट रिफंड स्कीम पे आता है, जो कि प्रोड्यूसर चार्ज करता है कंज्यूमर को एट द टाइम ऑफ परचेज। यहाँ पे चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है, पैन इंडिया EPR ऑथराइजेशन बाय PCB, जो रिप्लेस करता है स्टेट का EPR ऑथराइजेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ने ये बड़ी सारी चीज़ें अमेंड करी है 2018 में और इंट्रोड्यूस करा है कुछ नया प्रोविज़न। पहला है फेज वाइज कलेक्शन। तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है कि फेज वाइज कलेक्शन में क्या होता है कि वो टारगेट्स देते हैं ई वेस्ट का, जो कि होगा 10% ऑफ क्वांटिटी वेस्ट जनरेशन, जो कि इंडिकेट करेगा EPR प्लान 2017-2018। और यहाँ पे इंक्रीज दिखाया है 10% हर साल अंटिल 2023। सेकंड है सेपरेट ई वेस्ट कलेक्शन टारगेट्स होंगे जो नए प्रोड्यूसर ड्राफ्ट करेंगे, और जो प्रोड्यूसर नंबर ऑफ ईयर्स में सेल्स कर रहे हैं ऑपरेशन लेस देन द एवरेज ऑफ देयर प्रोडक्ट्स उनका। थर्ड है रिडक्शन होगा हजार्डस सब्सटेंस में। इसके अंदर क्या होगा, कॉस्ट जो सैम्पलिंग और टेस्टिंग, क्योंकि वो गवर्नमेंट देखेगी और कंडक्ट करेगी RoHS टेस्ट, और अगर जो प्रोडक्ट है वो कंप्लाई नहीं करता तो इसका जो कॉस्ट है प्रोड्यूसर देगा। लास्ट पॉइंट है रजिस्ट्रेशन जो होगा PRO का, प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन, वो अप्लाई होगा CBCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंडर। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है सस्टेनेबल प्रोसेसिंग ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। तो यहाँ पे CSIR ने डेवलप करा एक फैकल्टी जो हेल्प करता है अचीविंग डिसेंट्रलाइजेशन डिसेमिनेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट और क्रिएट करता है वैल्यू एडेड एंड प्रोडक्ट्स जो कि अबेंडेबली अवेलेबल है, जैसे ड्राई लीव्स और ड्राई ग्रास को। वेस्ट टू वेल्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक प्रोसेस है जहाँ पे कन्वर्ट करा जाता है वेस्ट प्रोडक्ट को इनटू वेल्थ जनरेशन। कैसे? यहाँ पे प्राइमरी यूज़ होता है जो कि व्यू करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं थ्रू टेक्नोलॉजी। तो बड़ी सारी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वेस्ट टू वेल्थ में ले जाने के लिए। उसमें से कुछ नाम मैं लेना चाहूँगा जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। 4 इम्पॉर्टेंट है। एक तो है प्लाज्मा और गैसिफिकेशन प्रोसेस। ये इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है और जनरेट करता है हाई टेम्परेचर प्लाज्मा जो कि होता है अबव 3000 सेल्सियस डिग्री। और इसके अंदर जो प्लाज्मा रिएक्टर होता है वो कन्वर्ट करता है वेस्ट को सिन गैस में, जो सिंक गैस जो भी इसको प्रोनाउंस करते हैं, जिसमें CO होता है, H2 होता है और CO2 होता है। वेल्थ के नाम पे यहाँ पे सिन गैस एक यूज़ हो सकता है गैस इंजन्स पे जो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड है रेसिडुअल ऐश मिक्स हो सकता है सीमेंट पे जो कि प्रिपेयर कर सकता है रिसाइकल ब्रिक्स, यूसेज कंस्ट्रक्शन में काम आ सकता है। सेकंड है प्रोसेस बायोगैसिफिकेशन, ये पहले भी पढ़ा है। इसमें क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट वेस्ट का डिकम्पोज होता है। एनारोबिक जो सब्सटेंस पे होता है, एनारोबिक मतलब जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है एनवायरनमेंट में, और बायोगैस लिबरेट होती है, यहाँ से निकलती है। मतलब वेल्थ के नाम पे बायोगैस यूज़ हो सकती है आपका फ्यूल में, गैस इंजन्स में जो जनरेट करती है इलेक्ट्रिसिटी। रेजिडुअल स्लरी जो बायोगैस प्लांट से निकलती है वो कन्वर्ट होती है कंपोजिट थ्रू वर्मिनी कंपोजिट और यूटिलाइज करता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। बायोमास वेस्ट डिस्पोजल में बायोमास वेस्ट जो है जैसे ड्राई लीव्स हो गया, डेड ब्रांचेस हो गया, ड्राई गैस हो गया, डिपॉजिट होते हैं
पहले क्या होता है, स्ट्रेड होता है और सूटेबल साइज जो फॉलो अप करते हैं मिक्सिंग स्लरी के साथ और बायोगैस डिजेस्टर के साथ। मिक्सचर जो होता है इसका, उसमें फीड स्टॉक आता है जो ब्रिक्यूटी पे आता है, जो यूटिलाइज होता है कुकिंग के लिए। वेल्थ की बात करें तो ब्रिटिकेट जो है यूटिलाइज होता है प्रोडक्शन ऑन सिंग गैस, जो हमने पहले दे रखा है। ऐश जो निकलता है बर्निंग ऑफ ब्रिटिकेट, वो मिक्स होता है सीमेंट के साथ और वाटर के साथ, ताकि वो प्रोड्यूस करे ब्रिक्स, जो कि कंस्ट्रक्शन वर्क में काम करे। लास्ट है प्यूरोलिसिस, पॉलीमर वेस्ट जो जब हीट करा जाता है टेम्परेचर में, जो कि रेंज करता है 400 to 600 डिग्री सेल्सियस एनारोबिक एनवायरनमेंट में, और यहाँ पे प्रेजेंस होती है सूटेबल कैटलिस्ट की। तो एक वॉलेटाइल मेटल जो पॉलीमर वेस्ट से निकलता है वो कंडेंस होता है, जिसकी वजह से पॉलिसिस ऑयल मिलता है। वेल्थ क्या है, नॉन कंडेंस सिनगैस निकलती है और क्रूड प्लोरोसिस ऑयल निकलती है जो हीटिंग प्रोसेस के लिए काम आती है। सेकंड है सॉलिड रेजिड्यू निकलता है जिसका नाम है चार, मिक्स होता है किसके साथ, बायोगैस स्लरी के साथ, जो प्रोडक्शन देता है ब्रिक्यूटी की। सेकंड लास्ट जो न्यूज़ है इसकी वो है स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे रिसेंटली कैबिनेट ने रेक्टिफाई करा है बैन ऑन 7 पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स POP, जो कि स्टॉकहोम के अंडर आती है। 7 चीज़ों को बैन करी है, और ये कैबिनेट ने अपनी डेलीगेट करे पावर टू रेक्टिफाई केमिकल्स जो स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंडर आते हैं। यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को भी। और न्यूज़ में क्या है कि रेटिफिकेशन प्रोसेस जो है इनेबल करता है इंडिया को कि वो एक्सेस करता है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, जो कि फाइनेंशियल रिसोर्स होता है, और वो अपडेट करता है नेशनल इम्प्लीमेंटेशन प्लान। NIP मीट करता है कंट्रीज़ की ऑब्लिगेशन अंडर स्टॉकहोम कन्वेंशन। तो यहाँ पे पहला न्यूज़ बनता है कि स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या है और क्या चीज़ें बैन हुई है। स्टॉकहोम की बात करें तो स्टॉकहोम एक ग्लोबल ट्रीटी है जो प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट को फ्रॉम POP। तो ये लीगली बाइंडिंग है। इंडिया ने रेक्टिफाई करा है स्टॉकहोम डिक्लेरेशन को या स्टॉकहोम कन्वेंशन को 2006 में। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने नोटिफाई करा है रेगुलेशन ऑफ POP रूल्स 2018 में अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। POP वो केमिकल है जो केमिकल सब्सटेंस है जो एनवायरनमेंट में रहते हैं फॉर लॉन्ग टाइम और बायो एक्यूमुलेट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म पे और एडवर्सली इफेक्ट करते हैं ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट को, और उनकी प्रॉपर्टी लॉन्ग रेंज होती है एनवायरमेंटल ट्रांसपोर्ट। एक्सपोज अगर होते हो POP तो डैमेज कर सकती है, जैसे कैंसर हो सकता है, डैमेज कर सकती है सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर और चिल्ड्रन डेवलपमेंट। तो यहाँ पे 7 चीज़ें देख लेते हैं जो बैंड है। पहला है तो यहाँ पे 7 बैंड POP है जो आप देख सकते हो। थोड़ा इसका डिफिकल्ट नाम है तो आप इसको क्या करना है, इसको लिख लो ना, जो भी है। मेन आप देखो तो यहाँ पे H से जो स्टार्ट है वो 4 चीज़ें हैं, हेक्सा, अब्रोमो समथिंग, और सेम 4 में है, बस थोड़ा ज़्यादा टफ है इसका नाम। यहाँ पे आ जाते हैं जिसका नाम है ऑर्गेनोक्लोरिन्स। इसकी रिपोर्ट के हिसाब से ये एक मेजर रीज़न बताया गया है जो मिस्ट्री डिजीज़ है जिन्हें इम्पैक्ट करा है 450 पेशेंट को, लाइक नोजिया, डिजीनेस, हेडेक्स। और ये ग्रुप ऑफ क्लोरिनेटेड कंपोनेंट है जो बिलोंग करते हैं क्लास ऑफ पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, रिलेटिवली चीपर होते हैं और रिलेटिवली वाइडली यूज़ होते हैं पेस्टिसाइड में। 40% जो पेस्टिसाइड होता है एशिया में, और ये केपेबल होते हैं डैमेज करने के सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। लास्ट जो न्यूज़ है उसके बाद ख़त्म कर रहा हूँ फाइनली, वो है 2.5 एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसने रिलीज़ करा ये पूछा जा सकता है। येल यूनिवर्सिटी ने निकाला है। ये बाय एनुअल इंडेक्स है जो रैंक करता है 180 कंट्रीज़ को 32 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो अक्रॉस 11 कैटेगरीज होती है, कवर करता है एनवायरमेंटल हेल्थ और इकोसिस्टम वाइटैलिटी। IPA रैंक करता है 180 कंट्रीज़ को एनवायरमेंटल हेल्थ, इकोसिस्टम वायबिलिटी, जो हमने सारे देखे हैं जिसमें बड़े सारी चीज़ें आती हैं, जैसे
11 कैटेगरीज की बात करें, एयर क्वालिटी, सैनिटेशन, हैवी मेटल्स, ई वेस्ट जो चीज़ें होती है, वेस्ट मैनेजमेंट होती है, बायोडाइवर्सिटी होती है, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, एमिशंस, वाटर रिसोर्स और बड़ी सारी चीज़ें। ओवरऑल EPI रैंक जो होता है वो कंट्रीज़ को बेस्ट एड्रेसिंग एनवायरमेंटल चैलेंज पे करता है जो हर नेशन फेस करता है। अब मेन मुद्दे की बात आती है कि इंडिया ने क्या सिक्योर करा रैंक। इंडिया का रैंक है 168, कंपेयर टू लास्ट ईयर इम्प्रूव हुआ है, 177 था 2018 का, आउट ऑफ 180 कंट्रीज। और 12th एडिशन है ये बाय एनुअल EPI एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। इंडिया ने स्कोर करा है रीजनली बिलो एवरेज, जो कि 5 की पैरामीटर्स पे है। एनवायरमेंटल हेल्थ, अगर बात करूँ साउथ एशिया की बात करते हैं, साउथ एशियन कंट्रीज एक्सेप्ट फॉर अफगानिस्तान, चाइना अहेड है रैंकिंग में। अगर बात करें इंडेक्स के हिसाब से, इंडिया को अभी भी रीडबल नेशनल सस्टेनेबल एफर्ट्स जाने चाहिए हर फ्रंट पे, जैसे एयर और क्वालिटी, वाटर क्वालिटी पे, बायोडाइवर्सिटी पे और क्लाइमेट चेंज पे। तो इसी के साथ ये न्यूज़ ख़त्म होती है। होप करता हूँ आप पढ़ रहे हो और लेक्चर आते रहेंगे। लाइक से सब्सक्राइब करते रहें चैनल को। तब तक के लिए बाय।